हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका और एक नए वीडियो के अंदर। तो कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी रिएक्ट क्वेरी के ऊपर और आपने बहुत सारा प्यार उस वीडियो को दिया, बहुत सारे लाइक्स किए और आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि क्या हम रिएक्ट क्वेरी के ऊपर कोई एडवांस वीडियो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिसके अंदर हम रिएक्ट क्वेरी की जो कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स है उसको हम कवर करेंगे, जैसे कि पैजिनेटेड क्वेरीज़ क्या होती है, पैरेलल क्वेरीज़ क्या होती है, डिपेंडेंट क्वेरीज़ क्या होती है, ऑप्टिमिस्टिक अपडेट्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हमें हमारे एप्लीकेशन के अंदर पैजिनेशन करना है, कैसे फ़िल्टर्स लगाने हैं, कैसे सर्च बॉक्स लगाना है। ये सब रिएक्ट क्वेरी की मदद से कैसे करना है वो हम देखेंगे। इस वीडियो के अंदर जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हम सीखेंगे उसको यूज़ करके आप आपके एप्लीकेशन के अंदर एक बहुत ही रीच यूज़र एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको इनवाइट करना चाहूँगा जो कोडर्स ज्ञान की जो ऑफिशियल डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है उसके अंदर। इसके अंदर बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मैं भी कोशिश करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स है उसके जो भी डाउट्स है उसको सॉल्व करने की। और रिसेंटली मैंने एक 30 डेज़ का जावास्क्रिप्ट का चैलेंज लॉन्च किया है जिसके अंदर मैं डेली एक चैलेंज पोस्ट करता हूं और जो स्टूडेंट्स है उसको सॉल्व करते हैं, उसको पोस्ट करते हैं कम्युनिटी के अंदर जो कोड वगैरह है। और एक्चुअली ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए दूसरों के कोड से कुछ सीखने की। और अगर चैलेंज आप एक्सेप्ट करते हो, इसको सॉल्व करते हो, तो इससे आपकी जो जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस है वो भी हो जाती है और आपका जो लॉजिक बिल्डिंग का स्किल है वो भी इम्प्रूव हो जाता है। तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस नहीं करनी है आपको। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिलेगी जो इनविटेशन लिंक है और उसके ऊपर जाके जल्दी से जो डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है उसके अंदर ज्वाइन कर लीजिए। और अब लेट्स गो। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हमें एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप करना होगा। तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक प्रोजेक्ट सेटअप कर रखा है। तो जल्दी से चलते हैं। यहाँ पर गिटहब की लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। आपको क्या करना है, जल्दी से ये जो प्रोजेक्ट है इसको क्लोन करना है। इसके अंदर जो इनिशियल सेटअप हमें चाहिए होगा रिएक्ट क्वेरी के लिए वो सारा इसके अंदर है। ठीक है, इसके अंदर एक बिफोर ब्रांच है, इसको बस हमें क्लोन करना है। तो यहाँ पर चलते हैं, गिट क्लोन पेस्ट करते हैं और यहाँ पर ये क्लोन हो जाएगा। उसके बाद उसके अंदर चलना है YT। ये हमारा प्रोजेक्ट है, आप देख सकते हो हम बिफोर ब्रांच के ऊपर हैं। जल्दी से सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करते हैं और इस प्रोजेक्ट को हमारे कोड एडिटर के अंदर ओपन करते हैं। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट हमारा ओपन हो चुका है और इसको रन भी करते हैं। देखिए ये रन हो चुका है। यहाँ पर अगर चलते हैं तो आप देख सकते हो ये एक एम्प्टी रिएक्ट प्रोजेक्ट है जो कि वीट की मदद से बनाया हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ही पावरफुल है। देखिए रिएक्ट क्वेरी हमें सर्वर का स्टेट मैनेज करने में हेल्प करती है, लेकिन ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती है जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी ही नहीं होती है। और इस सिचुएशन में अगर आप चाहते हो कि आपका एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड में भी काम करे तो आपको एक डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी जो ऑफलाइन फर्स्ट हो और ढेर सारा डेटा स्टोर कर पाए आपके ब्राउज़र के अंदर। हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप RxDB को यूज़ कर सकते हो जो कि बिल्कुल फ्री और ओपन सोर्स है। RxDB एक ऑफलाइन फर्स्ट रिएक्टिव डेटाबेस है जो रियल टाइम एप्लीकेशंस बनाने में यूज़ किया जाता है। RxDB को आप ब्राउज़र के अंदर मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन और इवन जो Node.js का सर्वर है उसके अंदर भी आप यूज़ कर सकते हो। इसका जो रिएक्टिव फीचर है ना वो मेरा फेवरेट है। हम सिंपली डेटाबेस के जो चेंजेस है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और जैसे ही डेटाबेस में डेटा चेंज होता है तो हम उसको तुरंत अपने UI के ऊपर अपडेट कर सकते हैं। अभी मान लीजिए कि आपको कोई LMS या फिर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनानी है और आपको ऑफलाइन लेसन्स वॉच करने का फीचर ऐड करना है तो आप इसको RxDB की मदद से कर सकते हो। और अगर आपको और भी ज़्यादा परफॉर्मेंस बूस्ट चाहिए तो RxDB कुछ प्रीमियम प्लगइन्स भी ऑफर करता है जो मोर परफॉर्मेंस स्टोरेज मैकेनिज्म यूज़ करते हैं और इनके जो रेप्लिकेशन प्लगइन्स है वो काफ़ी पावरफुल है जो आपके क्लाइंट और सर्वर स्टेट जो है वो सिंक में रख सकते हैं। मैं इसके ऊपर जल्द ही एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो तब तक आपको क्या करना है कि जो RxDB की जो गिटहब रिपॉजिटरी है उसको जाके स्टार करना है और कोई प्रोजेक्ट बना के RxDB को आपको ट्राई ज़रूर करना है। चलो अब वीडियो में वापस आते हैं। अभी हमें सबसे पहली जो कॉन्सेप्ट देखनी है रिएक्ट क्वेरी के अंदर
वो है पैजिनेटेड क्वेरीज़। अभी पैजिनेटेड क्वेरीज़ हम कभी यूज़ करते हैं जब भी आपके एप्लीकेशन के अंदर अगर आपको कुछ पैजिनेशन वगैरह करना है, तो उस टाइम पर हम जो पैजिनेटेड क्वेरीज़ है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे करना है ये अभी हम देखने वाले हैं। तो जल्दी से चलते हैं कोड एडिटर के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास पैजिनेटेड नाम का कंपोनेंट है जो कि मैंने थोड़ा सा प्रिपेयर कर रखा है थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो यूज़ क्वेरी इस तरह से यूज़ किया है हमने, राइट, यूज़ क्वेरी, और इसके लिए बहुत सारा सेटअप हमें करना होता है स्टार्टिंग में, जैसे कि क्वेरी क्लाइंट को क्रिएट करना, फिर उसको क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर के अंदर इस तरह से इंजेक्ट करना। ये सारी चीज़ें हमने जो पहला वीडियो था रिएक्ट क्वेरी का उसके अंदर ऑलरेडी कवर किया है, तो उस वीडियो को सबसे पहले आप देख लेना, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना। चलो अभी चलते हैं पैजिनेटेड के अंदर, और यहाँ पर देख सकते हो कि सिंपल सा यहाँ पर सबसे पहले हम कैटेगरीज़ को गेट कर रहे हैं, उसके बाद प्रोडक्ट्स को गेट कर रहे हैं, और फिर इसको यहाँ पर कैटेगरीज़ को एक सिलेक्ट बॉक्स के अंदर हम रेंडर कर रहे हैं, और उसके बाद प्रोडक्ट्स को यहाँ पर आप देख सकते हो मैप करके बस हम प्रोडक्ट कार्ड यहाँ पर रेंडर कर रहे हैं। अगर ब्राउज़र में जाके देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास राउट है जो कि है पैजिनेटेड, तो ये कुछ इस तरह से अभी दिख रहा है। अब देख सकते हो यहाँ पर सर्च बॉक्स है, जो कैटेगरीज़ हमारी है उसको सिलेक्ट बॉक्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हम जो सर्चिंग और फिल्टरिंग ये भी हम करने वाले हैं, और ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर रेंडर हो चुके हैं, और यहाँ पर नीचे बटन्स है प्रीवियस एंड नेक्स्ट, ये पैजिनेशन के लिए हमें चाहिए। अभी ये काम नहीं कर रहे, इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो जल्दी से चलते हैं फिर से कोड एडिटर के अंदर, और यहाँ पर देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। देखिए सबसे पहले तो यूज़ क्वेरी, यहाँ पर हुक हमने यूज़ किया है, कैटेगरीज क्वेरी की यहाँ पर दी है, और यहाँ पर जो डमी जेसन सर्विस है वहाँ से हम कैटेगरीज़ को इस तरह से फेच कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर इसको रिटर्न करके यहाँ पर डेटा हम गेट कर रहे हैं, और इसको एलियाज हम दे रहे हैं कैटेगरीज़, ताकि हम बाद में कैटेगरीज़ एज ए कैटेगरीज़ इसको एक्सेस कर पाएँ। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर दूसरी क्वेरी हमारे पास है जहाँ पर हम सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर फेच कर रहे हैं, और यहाँ पर की जो है वो है प्रोडक्ट्स, राइट। और इसी डेटा को बाद में यहाँ पर हमने, आप देख सकते हो कि कैटेगरीज़ को यहाँ पर मैप करके ऑप्शन के अंदर डाला हुआ है ताकि वो सिलेक्ट बॉक्स के अंदर दिखे, और यहाँ पर की वगैरह दी है, वैल्यू दी है। ये आपको पता ही होगा कि कैसे हम सिलेक्ट बॉक्स के अंदर चीज़ों को रेंडर करते हैं। और उसके बाद ये हमारा प्रोडक्ट कार्ड है जहाँ पर प्रोडक्ट टाइटल, इमेज वगैरह, कैटेगरीज़ और प्राइस यहाँ पर दिखाई हुई है। और यहाँ पर जो दो बटन है हमारे प्रीवियस और नेक्स्ट, देखिए इसके ऊपर ऑन क्लिक हैंडलर है। अभी तक कुछ इसके अंदर हम नहीं कर रहे हैं, जो कि हमें करना है, थोड़ी देर में हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, इसको मैं थोड़ा सा, अब देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा चाहता हूँ यहाँ की 4 ही प्रोडक्ट्स हमारे एक बार आ जाए। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिमिट एक क्वेरी पैरामीटर है उसको पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पर करूँगा लिमिट 4, और यहाँ पर अगर चलते हैं ब्राउज़र के अंदर रिफ़्रेश करते हैं तो अभी आप देख सकते हो 4 प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पर रिटर्न हो जाएंगे। ओके, तो अभी चलते हैं फिर से कोड एडिटर के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो लिमिट पैरामीटर है ये हमने यहाँ पर इस तरह से हार्ड कोड किया है। लेकिन रियल एप्लीकेशन के अंदर ये जो पैरामीटर है यहाँ पर क्वेरी पैरामीटर, ये चेंज होते रहेगा। मतलब कभी हम चाहते हैं कि लिमिट हमें 4 प्रोडक्ट्स चाहिए, कभी हम चाहेंगे कि 8 प्रोडक्ट्स हमारे आने चाहिए। तो एक अच्छी बात है कि हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो इसको बाहर निकालते हैं उससे। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको एक यूज स्टेट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह से करूँगा कॉन्स्ट, और यहाँ पर करते हैं लिमिट सेट लिमिट, और यहाँ पर करते हैं रिएक्ट, ठीक है, रिएक्ट, या फिर हम अलग से इसको इंपोर्ट करेंगे यूज स्टेट, इस तरह से रिएक्ट से इंपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मैं 4 यहाँ पर रखूँगा। और अभी हम क्या कर सकते हैं, ये जो लिमिट है यहाँ पर डायनामिकली उसको हम डाल सकते हैं इस तरह से लिमिट, और इसको मुझे बैकटिक्स करना होगा। और ये सेट लिमिट अभी यूज़ नहीं हो रहा है तो मैं इसको यहाँ से निकाल रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। सिर्फ लिमिट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो लिमिट को बस यहाँ पर ये करूँगा। और यहाँ पर ये काम करने के लिए हमें ये जो
की है क्वेरी की, इसके अंदर भी वो लिमिट जो है उसको ऐड करना पड़ेगा। और अगर अभी सेव करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ब्राउज़र के अंदर चलते हैं तो अभी भी ये काम कर रहा है, राइट। और अगेन ये जो इस तरह से हम कर रहे हैं लिमिट वगैरह और जो भी क्वेरी पैरामीटर्स है ये फ़िल्टर्स के लिए जो यूज़ होते हैं, तो इस तरह से ये अभी तो चलेगा, लेकिन इस तरह से स्टोर करना इतनी अच्छी बात नहीं होती है, इससे यूज़र एक्सपीरियंस हमारा कम हो जाता है। एक बेस्ट तरीका मैं थोड़ी देर में आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसको इस तरह से ही रखते हैं। अभी जब भी हम पैजिनेशन करते हैं तो जो पैजिनेशन होता है उसके अंदर ये जो लिमिट है इसके साथ में और एक पैरामीटर होता है जो कि यूज़ होता है, और वो है स्किप। मतलब पैजिनेशन जो होता है ना उसका खेल ये जो स्किप और लिमिट है ये दोनों के ऊपर होता है। ये कैसे होता है मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर और एक मुझे यहाँ पर स्टेट चाहिए जो कि है स्किप, और सेट स्किप जो है उसको फ़िलहाल के लिए मैं नहीं डालूँगा, जब भी ज़रूरत पड़ेगी तभी डालेंगे। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 0 बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब जो पहले 4 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले 4 प्रोडक्ट्स ले लो, लेकिन स्किप नहीं करना है, जो पहले 4 है उसको ही लेना है, 0 स्किप करना है। तो मैं यहाँ पर ये जो स्किप पैरामीटर है इसको भी पास करूँगा, तो इस तरह से करते हैं स्किप इज़ इक्वल टू, यहाँ पर डॉलर आपको देना है और यहाँ पर करते हैं स्किप। देखिए अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई भी स्किप यहाँ पर नहीं हो रहा है। और बाय द वे चलो आपको नेटवर्क टैब ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये क्वेरी यहाँ पर सेंड हो रही है, इसके अंदर देखिए लिमिट 4 है और स्किप 0 है, टोटल 100 है, लेकिन उसके अंदर हम सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स अभी यहाँ पर फेच कर रहे हैं। आप ये देख सकते हो चारों प्रोडक्ट्स। अगर मैं यहाँ पर जो स्किप है उसको अगर चेंज करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 स्किप करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो प्रोडक्ट्स अभी फेच हो जाएंगे वो नेक्स्ट 4, मतलब पहले 4 स्किप हो जाएंगे, उसके बाद जो 4 हैं वो यहाँ पर हमें गेट होने वाले हैं, राइट। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है आपके पैजिनेशन के। ये जो स्किप और लिमिट है ये दोनों को हम टॉगल करके, टॉगल नहीं, ये दोनों को हम मैनिपुलेट करते हैं और उसकी मदद से हम क्या करते हैं, जो नेक्स्ट वाला पार्ट है पैजिनेटेड, मतलब जो सर्वर से आ रहा है उसको उस तरह से हम गेट करते हैं। तो यहाँ पर हम आगे जाके क्या करने वाले हैं, जो स्किप पैरामीटर है उसको हम बस बढ़ाते रहेंगे ताकि हर बार जब भी पैजिनेट जो नेक्स्ट बटन हम क्लिक करें तो हर बार ये जो 4 प्रोडक्ट्स है वो स्किप होते जाए, ताकि नेक्स्ट जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो फेच हो जाए। ओके, अभी यहाँ पर हमें इसको डायनामिकली चेंज करना होगा ताकि जो नेक्स्ट प्रोडक्ट्स है वो हमारे फेच हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं और अब यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास ये प्रीवियस और नेक्स्ट है। तो इसके अंदर बस हमें क्या करना है, अभी हमारा जो स्किप पैरामीटर है उसको बस हमें चेंज करना है। तो स्किप की वैल्यू हम चाहे तो इस फंक्शन के अंदर ये यहाँ पर भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम अलग से एक फंक्शन बनाएंगे इसके लिए। तो हैंडल मूव इसको नाम देता हूँ और यहाँ पर भी सेम फंक्शन को मैं कॉल करूँगा। और इसके अंदर हमें क्या करना है, बेसिकली पास करना है कि कितना मूव हमें करना है। देखिए अगर हम फर्स्ट पेज के ऊपर है तो हमने देखा था कि हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स है, राइट। यहाँ पर देखिए 4 प्रोडक्ट्स है, और यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो आप देख सकते हो कि लिमिट की वैल्यू 4 है, इसकी वजह से 4 प्रोडक्ट्स हमारे लोड हुए हैं। और यहाँ पर मैं 0 कर रहा हूँ स्किप, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 0 होना चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट स्किप नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग से जो सारे प्रोडक्ट्स है, कितने 4 प्रोडक्ट्स हमारे फेच होने चाहिए। तो यहाँ पर फिर से आते हैं, इसके अंदर हमें पास करना है कि कितना हमें मूव करना है। तो मूव कितना करना होगा, अगर हमारा पैजिनेटेड पेज अगर 4 प्रोडक्ट का है तो अगर हमें नेक्स्ट पेज के ऊपर जाना है तो जो पहले 4 जो प्रोडक्ट्स है उसको हमें स्किप करना पड़ेगा, उसके बाद 5वां 6th 7th 8th ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें बेसिकली जो लिमिट है ना हमारा, वो वैल्यू यहाँ पर पास करनी है, लिमिट जो कि 4 है। ओके, और यहाँ पर एक ट्विक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, जो प्रीवियस बटन है यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू जो है वो पास करनी है, नेगेटिव लिमिट, यहाँ पर पॉजिटिव। ये क्यों किया है आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा जब भी हम पैजिनेशन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो जल्दी से चलते हैं, ये जो फंक्शन है इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर आते हैं और करते हैं कॉन्स्ट और हैंडल मूव, और इसके अंदर करते हैं मूव काउंट, राइट। और यहाँ पर
देखिए यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर एरो फंक्शन हमें बनानी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बस सबसे पहले सेट स्किप करना है। स्किप की वैल्यू हमें चेंज करनी है ताकि वो हम नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव हो जाए। तो सेट स्किप करने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर सेट स्किप करना पड़ेगा, राइट, चेंज करने के लिए। और इसके अंदर एक फंक्शन पास करेंगे। ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। अगर आपको प्रीवियस स्टेट अगर चाहिए तो प्रॉपर तरीके से आप इस तरह से सेट स्टेट के अंदर ये जो फंक्शन है इसको पास कर सकते हो। तो इसके अंदर मिलेगा प्रीवियस स्किप हमारा कितना है, और यहाँ पर फॉर्मूला हमारा कौन सा है। फॉर्मूला ये है कि सिंपली यहाँ पर करना है जो प्रीवियस स्किप है प्लस जो मूव काउंट है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है हमारे पैजिनेशन के कर्सर को मूव करने का। अभी ये काम कैसे करेगा, चलो इसको थोड़ा सा ड्राई रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर समझ लेते हैं कि सबसे पहले जो स्किप की वैल्यू है वो कितनी होती है पहले पेज के ऊपर, 0 होगी बाय डिफ़ॉल्ट, हमने देखा है यूज स्टेट के अंदर। और उसके बाद ये जो मूव काउंट है वो कितना होगा, कितना होगा मूव काउंट। हमने मूव काउंट की वैल्यू मतलब क्या है, वो लिमिट की वैल्यू है। तो यहाँ पर ये हो सकता है लिमिट कितना है हमारा 4, वो हो सकता है 4 या फिर -4, डिपेंड करता है कि हमने कौन सा बटन प्रेस किया है। अगर नेक्स्ट बटन प्रेस किया है तो यहाँ पर 4 होगा, +4, ठीक है। पहले नेक्स्ट का ही देखते हैं। तो अगर ये फॉर्मूला अगर देखते हैं तो इसका कैलकुलेशन अगर करते हैं, प्रीवियस स्किप कितना है 0 + 4 कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। इसका मतलब हमें नई स्किप की वैल्यू मिलेगी कि कितने प्रोडक्ट से हमें स्किप करना है सेकंड पेज के लिए। जो भी पैजिनेटेड सेकंड पेज है हमें 4 से मूव करना है, क्योंकि पहले 4 प्रोडक्ट्स हमने ऑलरेडी रेंडर किए हमारे पेज के ऊपर, हमें अगले जो 4 प्रोडक्ट्स है वो चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम फिर से नेक्स्ट हम क्लिक करेंगे तो तभी स्किप की वैल्यू 4 होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले बटन क्लिक किया था तभी 4 हुई थी। और फिर मूव काउंट हमारा फिर से 4 ही रहेगा, क्योंकि वो लिमिट की वैल्यू वो चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 + 4 और यहाँ पर आ जाएगा 8। मतलब जब भी हमें थर्ड पेज के ऊपर जाना है तो हम बोलेंगे कि पहले जो 8 प्रोडक्ट्स है उसको स्किप करना, उसके बाद जो प्रोडक्ट्स है वो हमें चाहिए। तो ये सिंपल सा मैथ है बेसिकली। जब भी आपको पैजिनेशन करना होता है तो जो पेज काउंट वगैरह होता है, स्किप की वैल्यू, लिमिट की वैल्यू, हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अभी यहाँ पर ये हुआ। नेक्स्ट के लिए क्या होगा अगर यहाँ पर हम प्रीवियस बटन प्रेस करते हैं। देखें, प्रीवियस बटन अगर प्रेस करते हैं तो समझ लेते हैं कि यहाँ पर स्किप की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है। स्किप की वैल्यू है 0 और जो मूव काउंट है वो कितना आ जाएगा, -4। लिमिट हमारा 4 है, लेकिन प्रीवियस बटन है इसकी वजह से ये माइनस आ गया। और यहाँ पर अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये प्रीवियस स्किप आ जाएगा 0 + -4, कितना आ जाएगा इसका रिजल्ट, -4, राइट। और -4 अगर हम करते हैं तो ये एक वैलिड वैल्यू नहीं है, क्योंकि देखिए हम कितना मिनिमम स्किप कर सकते हैं, 0 स्किप कर सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग के जो हमारे 4 प्रोडक्ट्स है वो चाहिए, और -4 ये कैसे स्किप होंगे, ये तो नहीं होंगे। इसका मतलब जो हमारी वैलिड वैल्यू है वो मैक्स मिनिमम कितनी है, वो है 0 से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम प्रीवियस बटन क्लिक करते हैं पहले ही पेज के ऊपर तो हमारी स्किप की वैल्यू इनवैलिड हो जाएगी। तो इसको रोकने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। यहाँ पर मैथ ऑब्जेक्ट जो आता है इसके ऊपर एक मैक्स फंक्शन आती है। तो हम यहाँ पर मैक्स को इस तरह से यूज़ करेंगे और इसके अंदर बस हमें 0 करना है। इसका मतलब ये होता है कि अगर स्किप की वैल्यू अगर माइनस हो जाती है तो हम जो वैल्यू है वो 0 ले लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर -4 है और ये 0 है, इसमें से बड़ी कौन सी है, 0 है। तो जो हमारे स्किप की वैल्यू है वो 0 से कभी नीचे जाएगी नहीं इस फंक्शन की वजह से। ओके, तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा। इसकी वजह से हमने नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो काउंट हमने पास किया है, राइट। अगर आप चाहो तो अलग से 2 अलग से मेथड बना के फिर उसके अंदर मतलब फॉर एग्जांपल प्रीवियस हैंडलर या फिर नेक्स्ट हैंडलर, अलग से 2 मेथड्स बना सकते थे। फिर उसके अंदर से यहाँ पर प्लस या फिर माइनस कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर एक सिंपल सा तरीका है जिसकी मदद से हम एक सिंगल फंक्शन के अंदर से
बस वो पॉजिटिव और नेगेटिव को यूज़ करके हम सेम काम यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, चलो यहाँ पर ये अभी हो चुका है। थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पर, हाँ यहाँ पर सब कुछ ठीक है। अभी जल्दी से इसको सेव करते हैं और चलते हैं ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पर कोशिश करते हैं कि ये अभी, देखिए इसको मैं रिफ़्रेश करके ट्राई करते हैं। तो मैं यहाँ पर करता हूँ, देखिए अभी करता हूँ नेक्स्ट, तो आप देख सकते हो कुछ भी यहाँ पर काम हो नहीं रहा है। और इसका एक रीज़न हो सकता है क्योंकि हम रिएक्ट क्वेरी यूज़ कर रहे हैं, तो जो स्किप है ना यहाँ पर, ये हम यूज़ कर रहे थे, उसको हमें क्वेरी की के अंदर भी पास करना होता है, नहीं तो कोई इफ़ेक्ट यहाँ पर होगा नहीं, कुछ इसके अंदर से कोई कॉल होगा नहीं। चलो अभी इसको ट्राई करते हैं और यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करता हूँ एक बार फिर से और अभी करते हैं नेक्स्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर देखिए लिमिट 4 है, स्किप 4 हुआ है। अगर मैं और एक बार स्किप करता हूँ तो अभी देखिए स्किप की वैल्यू 4 से बढ़ती जा रही है और जो नए प्रोडक्ट्स है ये हमारे फेच हो रहे हैं सर्वर से। फिर एक बार करता हूँ तो देखिए इसके अंदर फिर से 4 ऐड हो चुका है। अगर प्रीवियस करता हूँ तो उसमें से 4 माइनस हो जाएगा, देखिए 8 हो गया। फिर से एक बार करता हूँ तो देखिए 4 हो गया और फिर से एक बार करता हूँ तो ये 0 हो गया और फिर से करता तो कुछ होगा नहीं क्योंकि 0 से कम हम नहीं जा सकते, राइट। वो math.max फंक्शन हमने लगाई है इसकी वजह से। तो आप देख सकते हो कि सिंपल सा जो पैजिनेशन है ये हमारा यहाँ पर अभी रेडी हो चुका है, देखिए, राइट। चलो अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको हमें इम्प्रूव करना है और कैसे ये जो जो हमारा सर्च बॉक्स है और ये कैटेगरी जो है इसको कैसे हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप फिर से एक बार इसको देखिए, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, देखिए नेक्स्ट अगर करता हूँ मैं तो आप देख सकते हो कि ये जो UI है वो जंप हो रहा है थोड़ी देर के लिए। मैं इसको आपको थोड़ा सा स्लो करके दिखाता हूँ। देखिए इसको मैंने स्लो किया है अभी और इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और एक बार नेक्स्ट करते हैं तो देखिए ये बटन्स ऊपर जंप हो रहा है और फिर डेटा आने के बाद क्या हो रहा है, ये फिर से यहाँ पर दिख रहा है, राइट। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं रिएक्ट क्वेरी को यूज़ करके। काफ़ी सिंपल है, हमें बस एक लाइन लिखनी है, इतनी पावरफुल है रिएक्ट क्वेरी। आपको जाना है कोड के अंदर और यहाँ पर जहाँ पर हम फेच कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स, राइट, यहाँ पर एक ऑप्शन पास करना है जो कि है प्लेस होल्डर डेटा और इसके अंदर एक फंक्शन पास करनी है जो कि रिएक्ट क्वेरी से हमें मिल जाती है, बस हमें इंपोर्ट करके उसको पास करना है, दैट्स इट। सो यहाँ पर कीप प्रीवियस डेटा और इसको हमें इंपोर्ट करना होगा, तो जल्दी से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ इसको, यहाँ से मिल जाएगा कीप प्रीवियस डेटा। अब देख सकते हो इस तरह से हमने इसको बस इंपोर्ट करके पास कर दिया है इसको और कुछ नहीं किया है। और बाय द वे ये हम जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं क्वेरी का, रिएक्ट क्वेरी का, वो वर्जन 5 है। पुराने वर्जन के अंदर यहाँ पर कीप प्रीवियस डेटा कुछ इस तरह से आपने देखा होगा, कीप प्रीवियस डेटा यहाँ पर ट्रू या फॉल्स करते थे हम, लेकिन जो नया वर्जन है उसके अंदर कुछ हम इस तरह से करते हैं, ठीक है। और अभी अगर चलते हैं ब्राउज़र के अंदर, यहाँ पर क्रोम हम यूज़ कर रहे हैं तो क्रोम के अंदर चलते हैं, रिफ़्रेश करता हूँ और अभी देखिए क्या होगा, नेक्स्ट, देखिए अभी बटन हमारे जंप नहीं कर रहे हैं, देखिए। तो अभी इसके अंदर क्या हो रहा है, जब भी हम ये कीप प्रीवियस डेटा करते हैं तो रिएक्ट क्वेरी हमारे लिए क्या करती है, जब तक नया डेटा आता नहीं है तब तक ये पुराना डेटा यहाँ से हटता नहीं है, उसकी वजह से UI जो है वो जंप नहीं करता है। और जब भी हमारा नया डेटा आ जाता है तो रिएक्ट क्वेरी हमारे लिए क्या करती है, वो जो पुराना डेटा है उसको स्वैप करती है नए से। देखा कितना ये मतलब कूल फीचर है, इसकी वजह से आप काफ़ी एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस बिल्ड कर सकते हो। अभी चलते हैं फिर से कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पर और एक चीज़ हमें करनी है, देखिए ये इस तरह से जो हम जो क्वेरी पैरामीटर्स है या फिर जो पैजिनेशन के लिए जो पैरामीटर्स हमें चाहिए, जो पैरामीटर्स हम सर्वर के ऊपर भेज रहे हैं, इसको इस तरह से यूज स्टेट के अंदर रखने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे कि अगर आपने कुछ फ़िल्टर्स अप्लाई किए और फिर हम दूसरे पेज के ऊपर जाके फिर से इस कंपोनेंट के ऊपर आए तो वो जो स्टेट है आपका
वो पूरा रीसेट हो जाता है, तो सारे फ़िल्टर्स जो है वो रीसेट हो जाएंगे। सो इसकी जगह हम क्या करते हैं कि नॉर्मली ये जो क्वेरी पैरामीटर्स है उसको हम यूआरएल के अंदर रख सकते हैं। अभी ये रिएक्ट क्वेरी का पार्ट नहीं है, लेकिन इन जनरल ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि जो फ़िल्टर्स वगैरह होते हैं उसको आप यूआरएल के अंदर रखो, ताकि यहाँ पर अगर हम दूसरे पेज से अगर रिटर्न भी आ जाते हैं तो जो पैरामीटर्स है वो यूआरएल के अंदर वैसे ही हमारे मिलेंगे। और अगर आपको इस पेज को विथ अप्लाइड फ़िल्टर्स अगर किसको शेयर करना है तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें वो यूआरएल के अंदर चली जाएगी। तो उसको करना है तो जल्दी से हम इसको कर लेते हैं। तो काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर क्या करेंगे, एक हुक आता है रिएक्ट राउटर डॉम का। यहाँ पर रिएक्ट राउटर डॉम ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया है इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बेसिकली सिंपली हम इस तरह से कॉन्स्ट करते हैं और यहाँ पर करते हैं यूज़ सर्च पैराम्स, ये हुक आता है। और इसके अंदर डिफ़ॉल्ट जो पैरामीटर्स है वो हमें देने हैं, जैसे कि सेम चीज़ें हैं, ये स्किप और लिमिट मैं इसके अंदर डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पर करते हैं स्किप और बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं 0। उसके बाद यहाँ पर है लिमिट, और लिमिट हमारा क्या है 4 है, तो 4 यहाँ पर रखते हैं। और इस एरे के अंदर हमें मिल जाएगा सर्च पैराम्स, जो भी हमारे सर्च पैराम्स है सारे। और उसके बाद यहाँ पर इसको चेंज करने के लिए हमें एक मेथड मिल जाती है सेट सर्च पैराम्स। देखिए इस तरह से। अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो यूज स्टेट हमने बनाया था इसकी जगह मैं क्या करूँगा, यहाँ पर करते हैं सर्च पैराम्स और डॉट गेट, इसके ऊपर गेट मेथड आती है और यहाँ पर आपको नाम लिखना है जो भी आपको पैरामीटर गेट करना है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से करूँगा, अगर इसके अंदर कुछ मिलता नहीं है तो डिफ़ॉल्ट जो था हमारा जो कि है 0 इस तरह से रखेंगे। और अगेन यहाँ पर लिमिट नहीं है, स्कीप है हमारा, राइट। तो इस तरह से मैंने एक वेरिएबल बनाया स्कीप, और इसको हम अभी यूआरएल से ले रहे हैं। और लिमिट के लिए भी सेम चीज़ करेंगे, सर्च पैराम्स डॉट गेट, और यहाँ पर करते हैं लिमिट, और यहाँ पर करते हैं 0। और ये जो है इसको हम अभी निकाल सकते हैं, राइट। अभी यहाँ पर ये जो पैरामीटर्स है वो अगर यूआरएल के अंदर है तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होते हैं, तो हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हम थोड़ा सा मैथ भी इसके अंदर कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको रैप करेंगे पार्सिंट के अंदर। सो एक पार्सिंट मेथड आती है, इसके अंदर करेंगे तो जो भी आपका जो नंबर है वो कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अभी यहाँ पर इसको भी सेम करते हैं, पार्स इंट, और इसको रैप करते हैं। ओके, अभी ये हमारे पैरामीटर्स यहाँ पर रेडी है। यहाँ पर जो चेंज कर रहे हैं हम, देखिए थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसको अभी चेंज हमें करना होगा। तो इसको चेंज करने के लिए काफ़ी सिंपल है, यहाँ पर कर सकते हैं सेट सर्च पैराम्स, देखिए सेट सर्च पैराम्स, और इसको कॉल करना है। और इसके अंदर भी हमें क्या करना है, एक मेथड पास करनी होती है, और इसके अंदर जो भी प्रीवियस सर्च पैराम्स है हमारे वो यहाँ पर हमें रिसीव हो जाते हैं। और यहाँ पर हम करेंगे प्रीवियस डॉट सेट, उसके ऊपर सेट मेथड हमें करनी है। और हम यहाँ पर स्कीप को सेट कर रहे हैं तो मैं स्कीप यहाँ पर करूँगा, और इसकी जो वैल्यू है वो सेम वैल्यू मैं यहाँ पर दूंगा इस तरह से, देखिए ऐसे। और ये अभी प्रीवियस स्कीप नहीं होगा, ये होगा, देखिए ये होगा हमारा जो ऊपर का स्कीप है, ठीक है, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर हमें क्या करना है, इस प्रीवियस को रिटर्न करना है, देखिए इस तरह से। तो अभी क्या हो जाएगा, देखिए ये सेट स्टेट हमने जो यूज स्टेट था उसको सिंपली हमने क्या किया है, रिप्लेस किया है विथ ये जो हमारा हुक है सर्च पैराम्स। सेव करते हैं इसको और देखते हैं कि ये क्या काम कर रहा है। तो यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं, और अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो यूआरएल के अंदर ये पैरामीटर्स हमें दिखेंगे। और अगर फिर से नेक्स्ट करता हूँ तो ये काम भी कर रहा है, और अगर मैं रिफ़्रेश भी करता हूँ तो फ़िल्टर हमारे रीसेट नहीं होते हैं, यहाँ पर वो सारा डेटा हमारे पास है, तो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर परसिस्ट हो जाएंगी, राइट। अगर किसी को
अगर आपको भेजना है ये अप्लाइड फ़िल्टर, तो आप सीधा यूआरएल को कॉपी करके भेज सकते हो, तो वहाँ पर भी सेम ये जो फ़िल्टर है वो अप्लाई हो जाएगा। राइट, चलो अभी फिर से चलते हैं कोड एडिटर के अंदर और अभी देखते हैं कि कैसे हमें जो हमारा नेक्स्ट वाला फीचर है वो इम्प्लीमेंट करना है, जो कि है सर्च बॉक्स। यहाँ पर अगर देखते हैं, देखिए सर्च बॉक्स, ये जो सर्च बॉक्स है इसको हमें अभी इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आना है और यहाँ पर है, देखिए ये इनपुट हमारा और ऑन चेंज इसके ऊपर मेथड है जो कि अभी कुछ भी नहीं कर रही है। अभी यहाँ पर जो भी हम टाइप करेंगे ये सारी चीज़ें हमें सर्वर पे भेजनी है। जो भी टाइप करेंगे उसको सर्वर पे भेजना है, जो हमारी सर्च क्वेरी है उसको। तो उसको करने के लिए सिंपली हमें और एक क्वेरी पैरामीटर चाहिए होगा। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट क्यू और यहाँ पर करते हैं सर्च प्रॉम्प्ट्स डॉट गेट क्यू करते हैं। अगर ये नहीं है तो यहाँ पर करेंगे उसकी जगह एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे। अभी ये जो क्यू है, हम यहाँ पर रिएक्ट क्वेरी यूज़ कर रहे हैं तो इसको हमें क्वेरी की के अंदर पास करना पड़ेगा और फिर यहाँ पर करते हैं क्यू इज़ इक्वल टू और यहाँ पर क्यू हमें पास करना है। और ये जो डमी जेसन है बेसिकली, इसको अगर हम ओपन करते हैं इसकी साइट, देखिए यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ डमी जेसन को और इसका जो डॉक्स है उसके अंदर अगर देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो सर्च प्रोडक्ट्स और इसके अंदर सर्च अगर हमें करना है तो आप देख सकते हो ये वाला एंड पॉइंट है स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश सर्च और उसके बाद जो भी क्वेरी पैरामीटर्स है वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। सो यहाँ पर अगर देखते तो हमारा एंड पॉइंट थोड़ा अलग है, तो मैं यहाँ पर सर्च इस तरह से लिखूँगा, तब ये हमारा काम अभी होना चाहिए। अभी आते हैं जल्दी यहाँ पर जहाँ से हमें सर्च क्वेरी सेंड करनी है, तो ये रहा, इसके अंदर हमें इवेंट रिसीव हो जाती है। तो मैं यहाँ पर करूँगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, सेट, देखिए सेट सर्च पैराम्स और इसके अंदर हमें प्रीवियस जो भी पैराम्स है वो रिटर्न हो जाएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले तो मैं प्रीवियस को रिटर्न करूँगा और उसके बाद यहाँ पर करते हैं प्रीफ डॉट सेट और क्यू को सेट करना है जो कि है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू और इसी के साथ में जो पैजिनेशन है उसको भी रीसेट हमें करना होगा कि क्योंकि अगर कोई कुछ सर्च करते तो हम नहीं चाहते कि पैजिनेशन जो है हमारा, फॉर एग्जांपल हम अगर पेज नंबर 5 पे थे, अगर कुछ सर्च करते हैं तो हमें स्टार्टिंग से पहले पेज से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रीफ डॉट सेट करते हैं स्कीप जो है ना, ये इसको ज़ीरो करना है बेसिकली हमें। ओके, अभी ये हो चुका है, इसको मैं जल्दी से सेव करता हूँ और ब्राउज़र के अंदर चलते हैं और यहाँ पर अगर मैं अभी कुछ टाइप करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल परफ्यूम, तो आप देख सकते हो यहाँ पर परफ्यूम्स आपको दिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर करते हैं लैपटॉप, तो आप देख सकते हो लैपटॉप यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, सो ये काम कर रहा है, आप देख सकते हो हमारा फ़िल्टर काम कर रहा है। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है जो कि आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये क्लासिक प्रॉब्लम है वेब डेवलपमेंट के अंदर। यहाँ पर अगर करता हूँ लैपटॉप, तो अब देखिए हर एक की स्ट्रोक के ऊपर सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट जा रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिबाउंस यूज़ करना पड़ेगा। बाय द वे मैंने डिबाउंस के ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, तो उसकी लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी, उसको आप देख सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो डिबाउंस के अंदर तो। ओके, सो मैं जल्दी से यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक डिबाउंस यूज़ करने वाला हूँ जो कि हमें लोडैश लाइब्रेरी है वो प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर अगर करते हैं लोडैश डिबाउंस, आप देख सकते हो लो डिबाउंस, और यहाँ पर अगर इसको ओपन करते हैं तो आप देख सकते हो ये लोडैश डिबाउंस एक लाइब्रेरी मिलती है जिसके अंदर सिर्फ हमें डिबाउंस इंपोर्ट करना है, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। चलो टर्मिनल के अंदर चलते हैं और यहाँ पर इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ, npm run div फिर से कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको यूज़ करना है। काफ़ी सिंपल है, देखिए इस तरह से हम इसको रिक्वायर करते हैं और इसको फिर हमें बस यूज़ करना है। चलो देखते हैं कैसे यूज़ करना है। देखिए मैं चाहता हूँ कि ये जो फंक्शन है ना ये डिबाउंस होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर करूँगा डिबाउंस
और इसको बस इसके अंदर डाल देता हूँ। और यहाँ पर सेकंड पैरामीटर हमें देना है, जो भी आपको डिबाउंस टाइमिंग रखना है, तो मैं 1 सेकेंड का भी रख रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। और आई थिंक हाँ ये सही जगह पर डाला हुआ है। डिबाउंस को मेक श्योर कि ये इस तरह से आपको इंपोर्ट करना है इसको, लोडेश डॉट डिबाउंस। और अभी चलते हैं ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करता हूँ और एक बार फिर से मैं टाइप करता हूँ लैपटॉप। ये देखिए रुकने के बाद अभी ये हमारी रिक्वेस्ट हो रही है यहाँ पर, मतलब डिबाउंस अच्छे से हमारा काम कर रहा है। ओके, सो ये अभी हो चुका है। अभी नेक्स्ट हमें जो करना है वो है ये कैटेगरीज़। ठीक है, कैटेगरीज़ को बस हमें कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद हमें बस रिक्वेस्ट करनी है सर्वर के ऊपर। तो चलिए देखते हैं उसको कैसे करना है। तो उसके लिए चलते हैं कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पर सबसे पहले और एक हमें क्वेरी चाहिए होगी, क्वेरी पैरामीटर। सो इसको नाम देते हैं कैटेगरी और यहाँ पर करते हैं सर्च params डॉट गेट और यहाँ पर करना है कैटेगरी। अगर ये नहीं है तो यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग हम रिटर्न करेंगे। और जो यूआरएल है, मतलब कैटेगरी वाइज अगर प्रोडक्ट्स हमें फेच करने हैं तो वो थोड़ा सा अलग दिखता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर करते हैं देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक हमें लिखना होगा। तो मैं यहाँ पर करूँगा लेट यूआरएल और यहाँ पर जो यूआरएल है वो मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट यूआरएल। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं इफ़ कैटेगरी, अगर कैटेगरी है, हम कैटेगरी वाइज सर्च कर रहे हैं, मतलब क्वेरी पैरामीटर्स अगर कैटेगरी है तो यहाँ पर क्या करेंगे, यूआरएल को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दूसरा यूआरएल देंगे। और ये दूसरा यूआरएल कौन सा है ये हमें डॉक्यूमेंटेशन के अंदर देखना होगा। तो यहाँ पर आते हैं और ये है ना गेट प्रोडक्ट्स ऑफ कैटेगरी, यहाँ पर आना है, थोड़ा सा नीचे आना है। ये देखिए ये यूआरएल है जिसके अंदर स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश कैटेगरी और उसके बाद जो भी कैटेगरी का नाम है वो आपको यहाँ पर देना है। तो ये यूआरएल बेसिकली हमें चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पहले थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको। और यहाँ पर सर्च नहीं है, देखिए सर्च नहीं है, उसकी जगह क्या है कैटेगरी लिखना है आपको। और यहाँ पर आपको जो भी कैटेगरी है उसको प्लग करना है। तो कैटेगरी जो हमारी यूआरएल से आ रही है और देखते हैं क्या है, हाँ इस तरह से। और आगे क्वेरी पैरामीटर इसके अंदर नहीं होगा, लिमिट और स्किप इसके अंदर रखते हैं, ये काम करेगा उस तरह से। और यहाँ पर अभी यूआरएल हमें पास करना है। ओके, अभी ये हुआ। उसके बाद यहाँ पर आना है जहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। तो सिलेक्ट बॉक्स हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, और अब यहाँ पर क्या करते हैं, इवेंट को पहले रिसीव करते हैं और यहाँ पर सिंपली उसी तरह से जो हमने किया था सर्च बॉक्स के लिए, सेट सर्च params, और इसके अंदर हमें प्रीवियस जो सर्च params है वो हमें मिल जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हमें करना है रिटर्न प्रीवियस और यहाँ पर करते हैं प्रिव डॉट सेट और यहाँ पर हमें करना है कैटेगरी और कैटेगरी है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और इसी के साथ में जो पैजिनेशन है उसको भी हमें रिसेट करना है। तो प्रिव डॉट सेट और यहाँ पर करते हैं स्किप 0 और जो क्वेरी पैरामीटर था क्यू जो था उसको भी हमें रिसेट करना है। तो मैं इसको, आप चाहो तो इसको डिलीट कर सकते हो, कुछ इस तरह से आप कर सकते हो, यूआरएल से ही डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ ट्राई करते हैं और आई थिंक यहाँ पर सब कुछ ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ और ब्राउज़र के अंदर अगर चलते हैं, यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करूँगा और इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं और अभी देखिए यहाँ पर मैं कैटेगरी सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर करते हैं लैपटॉप्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पर रिक्वेस्ट तो हमारी नहीं जा रही है और इसका रीज़न अगेन रिएक्ट क्वेरी है, क्योंकि चेंजेस यहाँ पर होने के लिए हमें सबसे पहले तो इसको भी यहाँ पर भी पास करना पड़ेगा, कैटेगरी इस तरह से आपको पास करना पड़ेगा, तभी तो ये काम करेगा, राइट। तो ये याद रखना है आपको जब भी पैजिनेशन फिल्टरिंग जब भी कर रहे हो। तो क्वेरी की जो है ना इसके अंदर वो सारे पैरामीटर्स आपके पास होने चाहिए, नहीं तो काम नहीं करेगा। चलो अभी चलते हैं, यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ और आप देख सकते हो लैपटॉप यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। और यहाँ पर अगर मैं करता हूँ फ्रेग्रेंसेस,
तो देखिए सारे फ्रेग्रेंसेस यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। और कोई कैटेगरी टॉप्स, देखिए टॉप्स यहाँ पर ओपन हो रहे हैं। और लाइटिंग, ये देखिए सारी लाइटिंग यहाँ पर आ रही है। और अगर यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ लैपटॉप, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हम सर्च करते हैं तभी कैटेगरी को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रिसेट करना पड़ेगा। अगेन अगर आपका फ़िल्टरिंग और एडवांस है, आपको दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो उसका आपको लॉजिक अलग से लिखना पड़ेगा। ये रिएक्ट क्वेरी से रिलेटेड नहीं है, उसका वो जनरल लॉजिक होगा, तो यहाँ पर हम उसको कवर नहीं करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इसको कैटेगरी को क्या करूँगा, रिसेट करूँगा अगर कोई सर्च टाइप करते हैं तो। चलो, उसके लिए आपको जाना है यहाँ पर जहाँ पर टाइप हम कर रहे थे। देखिए जहाँ पर टाइप कर रहे थे, सिलेक्ट, इसके ऊपर था, ये वाला था, यहाँ पर करते हैं प्रीफ डॉट, और यहाँ पर करते हैं डिलीट, और कैटेगरी को डिलीट करते हैं। ठीक है, अभी अगर रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पर ये कैटेगरी है, इसकी वजह से लैपटॉप अगर मैं करता हूँ तो आप देख सकते हो अभी लैपटॉप यहाँ पर आपको दिख रहा है, राइट। कैटेगरी को करते हैं तो कैटेगरी भी अभी काम करना चाहिए। ये देखिए फर्नीचर, यहाँ पर फर्नीचर आ चुका है, और यहाँ पर जो पैजिनेशन है वो भी यहाँ पर काम कर रहा है। देखिए नेक्स्ट, प्रीवियस, सारी चीज़ें काम कर रही है। और हम रिएक्ट क्वेरी यूज़ कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर नेक्स्ट अगर करते हैं और बैक आते हैं और फिर से नेक्स्ट अगर करते हैं, तो हमारा कैशिंग भी काम करना चाहिए आइडियली, लेकिन यहाँ पर नहीं कर रहा है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टेल टाइम होता है वो 0 होता है, तो जैसे ही डेटा आता है तो वो स्टेल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने किया था, ये जो क्वेरी है यहाँ पर आप दे सकते हो स्टेल टाइम, और यहाँ पर अगर मैं करता हूँ 6000, 20,000, ठीक है, ये मिली सेकेंड्स में देना होता है। तो यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करता हूँ, और अभी अगर चलते हैं प्रीवियस, और इसको क्लियर करता हूँ, नेक्स्ट चलते हैं, बैक चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, तो आप देख सकते हो अभी रिक्वेस्ट कोई हो नहीं रही सर्वर पे, जब तक हमारा डेटा कैश हो रहा है। वो जो स्टेल टाइम है वो जैसे ख़त्म हो जाएगा तो हमारी एक नई रिक्वेस्ट यहाँ पर हो जाएगी। ये देखिए 20,000 मिली सेकेंड ख़त्म होने के बाद अभी रिक्वेस्ट हमारी हो रही है, ये भी, और अभी नहीं होगी फिर से। देखिए अभी अगेन वो 20,000 जो मिली सेकेंड है वो जब तक होता नहीं, राइट। तो यहाँ पर कैशिंग भी काम कर रही है, और हमारा यूआई भी ठीक ठाक से दिख ही रहा है। देखिए कोई यहाँ पर यूआई जंप वगैरह नहीं हो रहा है, और सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर काम कर रही है। ओके, तो ये था हमारा पैजिनेशन, फिल्टरिंग, और क्या है, पैजिनेशन और फिल्टरिंग था। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है आपको, ये जो है ना प्लेस होल्डर डेटा, ये एक चीज़ याद रखनी है। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि क्वेरी की जो होती है ना, उसके अंदर आपको वो सारे पैरामीटर्स आपको डालने हैं जो कि आपके यूज़ हो रहे हैं आपके यूआरएल के अंदर, या फिर जहाँ पर भी आपके क्वेरी फंक्शन के अंदर जो भी पैरामीटर्स यूज़ हो रहे हैं। ओके, तो चलिए अभी ये था हमारा पैजिनेटेड क्वेरीज़। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेरी है उसको देखते हैं। और हाँ, यहाँ पर और एक चीज़ रह गई पैजिनेशन जो है उसके बारे में। यहाँ पर नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब भी हम इस टाइप के बटन्स यूज़ करते हैं, तो अगर हम फर्स्ट पेज के ऊपर है तो प्रीवियस वाला बटन जो है वो डिसेबल होना चाहिए, और अगर हम लास्ट पेज के ऊपर हैं तो जो हमारा नेक्स्ट वाला बटन है वो डिसेबल होना चाहिए। तो उसको करना काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, डिसेबल्ड इस तरह से एट्रीब्यूट आता है, तो आप इसको दे सकते हो, और यहाँ पर बस आपको एक कंडीशन डालनी है जो कि है स्किप। अगर ये है लेस देन लिमिट, ठीक है, अगर ये स्किप हमारा लिमिट से अगर कम है तो हमारा बटन क्या है वो डिसेबल हो जाए, सिंपल सी कंडीशन है, राइट। और जो नेक्स्ट वाला बटन है यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर करते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी है ये, यहाँ पर देखते हैं कैसे ये करना होगा। तो यहाँ पर करते हैं जो लिमिट है हमारा, राइट, प्लस उसके अंदर हमें स्किप ऐड करना है, क्योंकि लिमिट और स्किप दोनों को ऐड करना है ताकि तभी हमें पता चलेगा कि हम लास्ट पेज के ऊपर हैं। और यहाँ पर इस तरह से करना है ग्रेटर दैन इज़ इक्वल टू, और एक बार देख लेते हैं कि यहाँ से हमें डेटा रिटर्न हो रहा है। यहाँ से आप देख सकते हो डेटा प्रोडक्ट्स यहाँ पर रिटर्न हो रहे हैं, और अगर
ये रिक्वेस्ट अगर देखें तो इसके अंदर देखिए, रिक्वेस्ट अगर देखें तो इसके अंदर हम डायरेक्ट प्रोडक्ट्स रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ में और भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, जैसे कि टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं। तो ये हमें ये जो टोटल वैल्यू है ये चाहिए होगी। तो हम जल्दी से थोड़ा सा रिफैक्टर इसको करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर डेटा को रिटर्न करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से सिंगल लाइन पर रख सकते हैं अभी। और देखिए यहाँ से हटा देता हूँ। और अभी हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर जहाँ पर यूज़ किया है हमने प्रोडक्ट्स को, वहाँ पर ऐड करना होगा प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट्स, राइट। क्योंकि इसके अंदर अभी क्या है, आप देख सकते हो इसके अंदर भी एक की है प्रोडक्ट्स, और ये काम नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से डालता हूँ और एक बार देखते हैं कि क्या इशू है अभी। और यहाँ पर हाँ, ये अभी तक हमने लिखा नहीं है, तो मैं फिर से यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर लिखते हैं। अभी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल जो है ना, टोटल अगर लिमिट प्लस स्किप ये अगर ग्रेटर देन और इक्वल है प्रोडक्ट्स टोटल से, इसका मतलब हम लास्ट पेज के ऊपर है, इसका बस एक मतलब निकलता है। तो ये जो बटन है वो डिसेबल होना चाहिए। चलो इसको मैं सेव करता हूँ और चलते हैं ब्राउज़र के अंदर। और यहाँ पर टोटल इसको मिल नहीं रहा है, क्योंकि शायद इसको हमें ये पहली बार मिलेगा नहीं। जब भी ये देखिए रिफ़्रेश करने के बाद हो रहा है, हाँ देखिए पहली बार नहीं मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से करता हूँ, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जल्दी से मैं क्या करता हूँ ना, एक काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लैपटॉप को सर्च करते हैं, लैपटॉप्स। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है ना नेक्स्ट बटन जो है ना ये डिसेबल हो चुका है। देखिए यहाँ पर कर्सर आप देखोगे तो यहाँ पर ये दिख नहीं रहा है। और ये प्रीवियस जो है ना वो भी डिसेबल हो चुका है, क्योंकि लैपटॉप के 3 ही प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करता हूँ और अभी देखते हैं, तो आप देख सकते हो प्रीवियस वाला डिसेबल्ड है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर जो फिंगर थी वो नहीं दिख रही है, नेक्स्ट के अंदर दिख रही है। तो अगर मैं टाइप करता हूँ इसको, देखिए एंड तक चलते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर चलते हैं। और ये देखिए अभी हम एंड तक पहुँच चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर देखोगे तो स्किप कितना है, देखिए 96, और टोटल प्रोडक्ट्स हमारे हैं 100। इसका मतलब हम लास्ट पेज के ऊपर हैं। तो जो लास्ट नेक्स्ट वाला जो बटन है ये अभी यहाँ पर डिसेबल हो चुका है, प्रीवियस वाला चल रहा है, देखिए। ओके, तो ये था हमारा पैजिनेशन। अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी हमारी जो नेक्स्ट क्वेरी है वो है पैरेलल क्वेरीज़। अभी पैरेलल क्वेरीज़ क्या होता है कि अगर आपके कंपोनेंट के अंदर अगर आपको मल्टीपल क्वेरीज़ करनी है पैरेलली, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो। जो सारी यूज़ क्वेरीज़ है वो बाय डिफ़ॉल्ट पैरेलली ही रन होती हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक यहाँ पर मैं आपको यूज़ केस अभी दिखाने वाला हूँ। समझ लेते हैं कि हमारे पास इस तरह से यूज़र आईडीज़ है, 1 2 इसके अंदर है, और हमें क्या करना है, उसके लिए यूज़र्स हमें फेच करने हैं इन आईडीज़ के 1 और 2, 2 यूज़र्स हमें फेच करने हैं। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपके दिमाग में पहले ये आएगा कि चलो इसके ऊपर लूप करते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं, वो जो क्वेरीज है उसको फेच करते हैं। तो वो कैसे दिखेगा, कुछ इस तरह से, देखिए यूज़र आईडीज़ डॉट फॉर ईच, और इसके अंदर हमें आईडी रिटर्न हो जाएगी एक यूज़र की। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर करते हैं यूज़र क्वेरी, और यहाँ पर करते हैं यूज़ क्वेरी, और इसके अंदर सबसे पहले क्वेरी की जो है वो मैं यहाँ पर दूंगा यूज़र्स, और या फिर यूज़र करते हैं, और यहाँ पर करते हैं जो आईडी है डायनामिक, और उसके बाद यूज़र क्वेरी फंक्शन हमें यहाँ पर देनी है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ एसिंक, और इसके अंदर करना है कॉन्स्ट डेटा अवेट, और फेच यहाँ पर यूज़ करेंगे। और यहाँ से जल्दी से मैं डमी जेसन का जो यूआरएल है उसको मैं जल्दी से पेस्ट करता हूँ। ये यूआरएल कुछ इस तरह से दिखता है, और यहाँ पर जल्दी से हमें करना होगा देन रिस्पॉन्स, और यहाँ पर करते हैं res.json, ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे, डेटा को रिटर्न करेंगे। देखिए
अभी क्या लगता है आपको, ये काम करेगा इस तरह से? देखिए यूज़ क्वेरी यहाँ पर है और ये कुछ एरर दे रहा है, और ये ESLint पहले ही हमें यहाँ पर एरर दे रहा है क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्ट है ये हमारे रिएक्ट्स हुक को ये वायलेट करते हैं। क्यों करते हैं? चलो इसको सेव करता हूँ सबसे पहले और मैं आपको दिखाता हूँ ब्राउज़र के अंदर। यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर मेरे उसके लिए एक राउट है जो कि है पैरेलल, देखिए, और यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं एक बार फिर से इसको रिफ़्रेश करता हूँ और आप देख सकते हो दोनों क्वेरीज़ यहाँ पर हो चुकी है सक्सेसफुली, और आप देख सकते हो कि दोनों यूज़र्स हमें गेट हो रहे हैं। लेकिन रिएक्ट हुक का जो रूल है वो ये बोलता है कि अगर जब भी आप ये रिएक्ट हुक यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर जो डेटा है हर एक रेंडर पे वो अगर चेंज हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर ये जो दो यूज़र्स है ये अभी दो स्टैटिक है, यहाँ पर ये चेंज नहीं होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या है एक बटन लगाया हुआ है, देखिए, जो क्या करेगा उन आईडीज़ के अंदर और आईडीज़ क्या करेगा, ऐड करेगा। तो देखिए अभी क्या होगा, अगर बटन को मैं प्रेस करता हूँ और बटन का नाम है लोड मोर, तो अभी क्या होगा, देखिए लोड मोर, तो देखिए ये एरर आएगी, रेंडर्ड मोर हुक्स दैन ड्यूरिंग प्रीवियस रेंडर। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्ट हुक्स का रूल है कि जितने हुक्स यहाँ पर रेंडर हुए हैं प्रीवियस रेंडर में उतने ही आपके हर एक रेंडर में रन होने चाहिए। अभी ये रिएक्ट क्वेरी ये भी एक हुक है, लेकिन जब भी हमारे पास जो क्वेरीज़ है वो स्टैटिक थी तब तक ठीक था, लेकिन जैसे ही हमने यूज़र आईडीज़ के अंदर आईडी ऐड की तो क्या हुआ, पहले रेंडर में 2 हमारे हुक्स कॉल हुए थे, और जब भी आईडी हमने इसके अंदर ऐड कर दी तो टोटल 3 हो गए सेकेंड रेंडर पे, राइट। मतलब इस तरह से रिएक्ट के अंदर हम काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो रिएक्ट हुक यूज़ क्वेरी कैन नॉट बी कॉल्ड इनसाइड अ कॉल बैक, राइट, ये भी प्रॉब्लम है। देखिए कॉल बैक के अंदर हम हुक्स को इस तरह से कॉल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, जो रिएक्ट क्वेरी हमें एक स्पेशल हुक प्रोवाइड करता है उसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और वो हुक है यूज़ क्वेरीज हुक। चलो देखते हैं कैसे करना है। मैं इसको जल्दी से यहाँ पर देखिए इस तरह से कमेंट करता हूँ और यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट यूज़र क्वेरीज और यहाँ पर करते हैं यूज़ क्वेरीज। देखिए ये यूज़ क्वेरी नहीं है, यूज़ क्वेरीज है, और उसके अंदर यहाँ पर हमें देना है क्वेरीज इस तरह से, और यहाँ पर सीधा हम क्या कर सकते हैं, यूज़र आईडीज़ जो है इसके ऊपर मैप कर सकते हैं, और यहाँ पर आईडी हमें इस तरह से रिसीव हो जाएगी, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट इस तरह से पास कर सकते हैं, और यहाँ पर बोलेंगे कि क्वेरी फंक्शन क्या है। देखिए क्वेरी की भी दे सकते हैं आप, तो यहाँ पर मैं करूँगा क्वेरी की, और मैं बोलूँगा यहाँ पर यूज़र और जो भी आईडी है, और उसके बाद क्वेरी फंक्शन जो है उसको भी यहाँ पर देते हैं। तो सेम क्वेरी फंक्शन हमें यहाँ पर यूज़ करनी है, तो मैं जल्दी से इसको ही कॉपी कर लेता हूँ। देखिए ये है, हाँ ये यहाँ पर इसको मैंने पेस्ट कर दिया। जल्दी से ये सारे जो कमेंट्स है उसको निकाल देते हैं, और अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने क्या किया था, पहले नॉर्मल फॉर ईच लूप लगाया था, लेकिन अभी क्या किया है हमें यूज़ क्वेरीज जो हुक है उसको यूज़ किया है। उसके अंदर क्वेरीज नाम का एक ऑप्शन आता है, उसके अंदर हम यहाँ पर लूप कर रहे हैं। चलो इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र में चलते हैं, और यहाँ पर मैं अगर रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो अभी एरर नहीं है, और अगर करता हूँ लोड मोर तो आप देख सकते हो कि तीसरी आईडी यहाँ पर ऐड हो चुकी है, और यहाँ पर एरर दिखे क्योंकि इस टाइप का यूज़र नहीं है डमी जेसन सर्विस के अंदर, इसकी वजह से। लेकिन यहाँ पर अब देख सकते हो कि अगर वैलिड यूज़र आईडी होती थी तो हमें जो क्वेरी है उसका रिज़ल्ट मिल जाता था। तो आप अभी देख सकते हो कि जो हमारा हुक रिएक्ट हुक वायलेशन का प्रॉब्लम था ये यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, और उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, यूज़ क्वेरीज हुक। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह से
डायनामिक क्वेरीज अगर रेंडर करनी है, जो कि आपके हर एक रेंडर में चेंज होती है, उसका नंबर ऑफ क्वेरीज वो अगर चेंज हो रहे हैं, तो आप ये वाला जो हुक है उसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी आपकी पैरेलल क्वेरीज। चलो अब नेक्स्ट वाली जो क्वेरी है उसको देखते हैं। ओके, अभी जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है ऑप्टिमिस्टिक अपडेट्स। अभी ये सबसे इंटरेस्टिंग है और इसकी मदद से आप बहुत ही एक रीच यूज़र एक्सपीरियंस बिल्ड कर सकते हो। अभी इसके अंदर होता क्या है, देखिए ऑप्टिमिस्टिक मतलब जब भी आप सर्वर पे डेटा स्टोर कर रहे हो, मतलब हो सकता है कि आपके यूआई के अंदर कोई फॉर्म है, फॉर्म के अंदर आप जो भी डेटा है उसको टाइप करते हो और उसके बाद सबमिट बटन क्लिक करते हो और फिर वो डेटा आपके सर्वर पे ऊपर सेंड हो जाता है और वहाँ पर वो परसिस्ट होता है। तो ऑप्टिमिस्टिक अपडेट्स के अंदर हम क्या करते हैं कि डेटा सर्वर के ऊपर जैसे ही हम सेंड करते हैं तो तुरंत यूआई भी अपडेट कर लेते हैं एडवांस में। मतलब हम ऐसे बोलते हैं कि चलो डेटा तो सेंड किया है सर्वर पे, वो तो हो ही जाएगा, मतलब हम ऑप्टिमिस्टिक होके यहाँ पर काम कर रहे हैं। डेटा सर्वर के ऊपर स्टोर होने से पहले ही हम यूआई के अंदर ऐड कर रहे हैं कि हो गया। अगर नहीं होता है, अगर सर्वर से कुछ एरर आती है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको रिवर्स कर सकते हैं या फिर हम और भी उसके अंदर रिट्राई का बटन दे सकते हैं या फिर जो भी आप क्रिएटिवली सोच सकते हो, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हम कर सकते हैं। चलो इसको सबसे पहले एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देखते हैं, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, ये ऑप्टिमिस्टिक JSX ये हमारा कंपोनेंट है। ब्राउज़र के अंदर चलते हैं और यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ ऑप्टिमिस्टिक और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर सिंपल सा एक फॉर्म है और जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक पोस्ट सबमिट कर रहे हैं, राइट। एक पोस्ट सबमिट कर रहे हैं और यहाँ पर जो सारी पोस्ट है उसकी लिस्ट दिखने वाली है। अभी इस एग्जांपल के लिए हम एक जेसन सर्वर यूज़ करने वाले हैं, लोकल जेसन सर्वर। यहाँ पर अगर करते हैं, देखिए जेसन सर्वर, तो यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो आपके लोकल मशीन के ऊपर, जो कि आपको सर्वर एक प्रोवाइड करेगा। आप सर्वर रन कर सकते हो, जेसन फाइल के अंदर उसका सारा डेटा होगा और बिल्कुल पूरा जो क्रड है उसके अंदर आप कर सकते हो, राइट। मैंने इसको इंस्टॉल किया है और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना होता है, आपके फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनानी होती है db.json और यहाँ पर आपके जो सारे रिसोर्सेस है इस तरह से आप इसको स्टोर करते हो। और फिर उसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ पर थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ और यहाँ पर आपको एक कमांड रन करनी होती है जो कि है, यहाँ पर मैंने रीडमी के अंदर रखी है, जेसन सर्वर वॉच कमांड यहाँ पर देना है db.json जो भी आपकी फ़ाइल है। और यहाँ पर अगर करते हैं इस तरह से, तो आप देख सकते हो कि सर्वर लोकल होस्ट 3000 के ऊपर स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब इस URL के ऊपर अभी हम क्या कर सकते हैं, डेटा सेंड कर सकते हैं या फिर गेट कर सकते हैं। चलो अभी चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं। अब देख सकते हो तीनों पोस्ट जो हमारे जेसन फाइल के अंदर थी वो यहाँ पर लोड हो चुकी है, देखिए Node.js जावास्क्रिप्ट ये वाली, राइट। अभी इसी एंड पॉइंट को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अगर कुछ टाइप करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर करते हैं express.js इज़ ऑसम और अगर सबमिट करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये ऐड हो रहा है, हमारे लिस्ट के अंदर ऐड हो रहा है, राइट। और इसका अगर कोड देखें तो काफ़ी सिंपल सा कोड है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक क्वेरी है, सबसे पहले जो लिस्ट है उसको गेट करने के लिए, और इसके बारे में हमने ऑलरेडी देखा है कि कैसे हम क्वेरी को यूज़ करते हैं। आप देख सकते हो ये एंड पॉइंट है जो अभी भी हमने देखा था /post, और यहाँ पर बस थोड़ी सी सॉर्टिंग वगैरह कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। और उसके बाद जो यहाँ पर सबमिट कर रहे हैं, यहाँ पर हम म्यूटेशन यूज़ कर रहे हैं, यूज़ म्यूटेशन जो हुक है उसको यूज़ कर रहे हैं। और इसके बारे में भी जो रिएक्ट क्वेरी का मैंने पहला वीडियो जो बनाया था उसके अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया है, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। अभी यहाँ पर ये जो म्यूटेट फंक्शन है इसको हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हैंडल सबमिट मेरे पास है, आप देख सकते हो ये बटन है, और जो फॉर्म है यहाँ पर उसको ऑन सबमिट इवेंट है, और इसको बस यहाँ पर हम हैंडल कर रहे हैं। एक इस तरह का पोस्ट डेटा जो है वो हम जनरेट कर रहे हैं, और अब देख सकते हो आईडी यहाँ पर डेट नाउ हम डाल रहे हैं, और जो भी हम टाइप कर रहे हैं उस इनपुट के अंदर वो एज ए टाइटल हम क्या कर रहे हैं, म्यूटेट के अंदर पास कर रहे हैं। इस तरह से ये यूज़ म्यूटेट जो है, यूज़ म्यूटेशन, ये
हुक काम करता है, ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। अभी ऑप्टिमिस्टिक अपडेट जो है इसके अंदर कैसे काम करेगा, देखिए हमें क्या करना है, हमें सिंपली जैसे ही ये हम सबमिट करते हैं तो तुरंत हमें यूआई को अपडेट करना है। हमारे यूआई के अंदर जो भी आइटम यहाँ पर ऐड होने वाला है वो पहले ही आना चाहिए, सर्वर के ऊपर डेटा है उसको स्टोर होने से पहले ही यहाँ पर दिखना चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, काफ़ी सिंपल सा है, यहाँ पर आपको करना है, यहाँ पर इज़ पेंडिंग, देखिए एक इसके अंदर हमें पैरामीटर मिलता है इज़ पेंडिंग, इसको हम यूज़ करेंगे। अभी ये इज़ पेंडिंग जो है ये बेसिकली आपका ट्रिगर ट्रू हो जाता है जैसे ही हम सबमिट का बटन दबाते हैं। जैसे ही ये म्यूटेट फंक्शन कॉल करते हैं तो ये इज़ पेंडिंग जो है वो ट्रू हो जाता है, और जैसे ही हमारी जो क्वेरी है वो कंप्लीट हो जाती है तो ये फॉल्स हो जाता है। तो इस फ्लैग को हम यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे करना है आपको, ये जो यूएल है हमारा, देखिए यहाँ पर यूएल है, तो मैं क्या करूँगा इसके अंदर आता हूँ और यहाँ पर करते हैं इज़ पेंडिंग। अगर इज़ पेंडिंग है तो सेम ऐसा ही एक एल टैग मैं यहाँ पर डालूँगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो हमें यहाँ पर दिखाना है कि कौन सा आइटम सबमिट किया है। तो उसको गेट करने के लिए यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग पैरामीटर इसके अंदर मिलता है जो कि है वेरिएबल्स, राइट। ये जो वेरिएबल्स है इसके अंदर बेसिकली आपका वो डेटा है जो आप सबमिट कर रहे हो। तो मैं यहाँ पर इसको यूज़ करूँगा, तो मैं यहाँ पर करता हूँ, देखिए वेरिएबल्स, और इसके ऊपर टाइटल मैं यहाँ पर गेट करूँगा, क्योंकि वेरिएबल्स मतलब क्या है, ये हमारा पोस्ट ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर सबमिट हो रहा है। तो इसके अंदर टाइटल जो है वो यहाँ पर बस हम गेट कर रहे हैं इस तरह से, और इसको यहाँ पर डालता हूँ, देखिए टाइटल की जगह यहाँ पर करते हैं आईडी, सेव करते हैं, और आप देख सकते हो ये और कुछ यहाँ पर करना नहीं है, बस इतना ही करना है। एक एक्स्ट्रा एल मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, और इस पेंडिंग जो है स्टेट उसका हम इसको यूज़ करके यहाँ पर देख रहे हैं, राइट। चलो इसको और एक चीज़ करते हैं, थोड़ा सा यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो है ना इसकी ओपेसिटी कम करूँगा। सो ओपेसिटी करते हैं इसकी 40 करते हैं। ये टेलविन CSS का क्लास है, और हाँ ये काफ़ी है। और अभी चलते हैं ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको स्लो करता हूँ थोड़ा सा, हमारा जो नेटवर्क है उसको स्लो करते हैं, स्लो 3G में भी, और यहाँ पर करते हैं रिएक्ट क्वेरी ट्यूटोरियल, ओके। और अभी जैसे मैं सबमिट करूँगा तो राइट साइड में यहाँ पर देखिए क्या होगा, सबमिट, तो देखिए ये आइटम ऐड हो चुका है। ओपेसिटी उसकी कम है क्योंकि अभी तक स्टोर नहीं हुआ डेटा, और जैसे ही डेटा स्टोर होता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए एक मैजिक हो रही है। जैसे डेटा जो स्टोर हो रहा है, जो इस पेंडिंग की जो वैल्यू है वो फॉल्स होगी, इसका मतलब ये जो आइटम है जो ओपेसिटी 40 वाला था वो हमारे डॉम से निकल जाएगा, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑन सक्सेस, यहाँ पर एक हैंडलर है इस यूज़ म्यूटेशन के ऊपर, जो क्या करता है, जो हमारा क्वेरी क्लाइंट है जो हमने बनाया था, क्वेरी क्लाइंट हमारे मेन कंपोनेंट के अंदर, उसके ऊपर एक मेथड आती है जो कि है इनवैलिडेट क्वेरीज, और जो पोस्ट क्वेरीज है, पोस्ट क्वेरीज उसको हम इनवैलिडेट कर रहे हैं। इसका मतलब पोस्ट क्वेरीज कौन सा है, हमारा जो ये वाली जो क्वेरी है, इसकी क्वेरी की है पोस्ट। देखिए इसका मतलब जैसे ही रिकॉर्ड हमारा सबमिट हो, मतलब स्टोर हो जाता है, सक्सेस हो जाता है, तो हम क्या कर रहे हैं, क्वेरी क्लाइंट की मदद से जो पोस्ट वाली जो क्वेरी थी उसको इनवैलिडेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इसको इनवैलिड करते हैं तो वो जो क्वेरी है ये फिर से हमारी कॉल हो जाएगी और नया डेटा सर्वर से फेच हो जाएगा। तो जो आपने यहाँ पर देखा था कि पहले ओपेसिटी थी कम, तो वो हमारा वो वाला एलिमेंट था जो यहाँ पर है, जो एक्स्ट्रा हमने बनाया था। और जैसे सक्सेस हमें मिला तो ये डॉम से निकल गया, लेकिन हमारी और एक क्वेरी फिर से ये हो गई। देखिए पोस्ट वाली क्वेरीज, ये क्वेरी जो है ना ये फिर से ट्रिगर हो गई, और फिर पूरा डेटा जेसन के अंदर से जितना भी डेटा था वो सारा डेटा आ गया उसके अंदर। वो भी एक आइटम था जो नया क्रिएट हुआ था, देखिए यहाँ पर है, ऐड हो चुका है। और वो जैसे ही हमें आया तो हम नॉर्मली जो डेटा है उसको हम लूप करके
आप देख सकते हो यहाँ पर उसको रेंडर कर रहे हैं, राइट। तो इतना सिंपल है, ये होता है आपका ऑप्टिमिस्टिक अपडेट्स, ठीक है। इससे ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। और आपने बहुत सारे एप्लीकेशंस के अंदर देखा होगा कि आप कोई भी चीज़ को सबमिट करते हो तो पहले वो थोड़ा सा फेड टाइप का दिखता है और उसके बाद वो अचानक से उसका जो कलर है वो ठीक हो जाता है, राइट। तो वो ऑप्टिमिस्टिक अपडेट्स यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अभी यहाँ पर हो सकता है कि जो क्वेरी है वो हमारी फेल हो जाए, चलो उसको भी थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर टर्मिनल के अंदर जाके मैं जो सर्वर है जेसन सर्वर उसको स्टॉप करता हूँ और अभी यहाँ पर करते हैं Node.js इज़ ऑसम। और अभी अगर सबमिट करते हैं तो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पर करते हैं सबमिट और आप देख सकते हो कि सर्वर हमारा यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब कुछ तो एरर आ चुकी है। और एरर आने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर समथिंग वेंट रॉन्ग मैंने किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो इज़ एरर अगर है तो समथिंग वेंट रॉन्ग यहाँ पर दिख रहा है, राइट। तो ये कुछ इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन इसको और भी बेटर कर सकते हैं क्योंकि हम ऑप्टिमिस्टिक अपडेट्स यूज़ कर रहे हैं तो इसका एक्सपीरियंस, यूज़र एक्सपीरियंस जो है और हम बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए उसके लिए यहाँ पर इस तरह से नहीं करेंगे। इसको क्या करते हैं, देखिए थोड़ा सा सोचते हैं। यहाँ पर अगर सेम हम ये वाला दिखाए, राइट, सेम एलिमेंट अगर दिखाए यहाँ पर और ओपेसिटी शायद थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं या फिर ऐसे ही रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर देखिए इसको क्या करते हैं, एक स्पैन के अंदर में डालता हूँ, इसको स्पैन के अंदर डालते हैं और यहाँ पर एक बटन लगाते हैं और बटन के अंदर लिखते हैं रीट्राई, ठीक है, रीट्राई। और यहाँ पर कुछ क्लासेस ऐड करते हैं ताकि स्टाइल थोड़ी सी आ जाए इसको। तो इसको करते हैं टेक्स्ट ब्लू 500 में भी या 500 और जो टाइटल है उसको भी कुछ क्लासेस देते हैं और इसको करते हैं टेक्स्ट रेड 500, ठीक है, रेड करते हैं क्योंकि एरर आ चुकी है तो उसको रेड करेंगे। और यहाँ पर जो एलाई टैग है उसको क्या करते हैं, फ्लेक्स करते हैं। देखिए ये ओपेसिटी नहीं चाहिए, मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर करते हैं फ्लेक्स और एक बार देखते हैं कि कैसे दिख रहा है ये। चलो यहाँ पर इसको मैं थ्रोटलिंग निकाल देता हूँ और यहाँ पर करते हैं Node.js सबमिट। ये कुछ इस तरह से, थोड़ी सी स्पेस हमें चाहिए इसके अंदर, तो मैं यहाँ पर करता हूँ जस्टिफाई बिटवीन, ठीक है। और अभी देखते हैं, तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा। एक बार मैं क्या करता हूँ, सर्वर जो है हमारा उसको स्टार्ट करता हूँ, जेसन सर्वर जो है, और यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं और अभी देखते हैं Node.js। तो ये स्लो करना पड़ेगा नेटवर्क हमारा और यहाँ पर करते हैं सबमिट। देखिए फेड हो जाएगा और फेड के बाद यहाँ पर ये स्टोर हो चुका है क्योंकि सर्वर हमारा चल रहा है। तो मैं सर्वर को अभी स्टॉप करता हूँ और फिर से यहाँ पर करते हैं और कुछ देते हैं यहाँ पर Next.js और अभी करते हैं सबमिट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फास्ट ये हो रहा है, तो शायद हाँ ये दिखेगा नहीं, बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो रहा है। लेकिन अगर ये रियल जो सर्वर कॉल है वो अगर है तो पहले आपको वो फेड वाला इफ़ेक्ट दिखेगा और उसके बाद अगर सर्वर से कुछ एरर आती है तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से रेड आ जाएगा, मतलब सेम आइटम यहाँ पर दिखेगा लेकिन यहाँ पर एक बटन भी दिखेगा जो कि रिट्राई, मतलब यहाँ पर क्लिक करके हम फिर से रिट्राई भी कर सकते हैं उस आइटम को क्रिएट करने की। तो वो जो बटन है वो वैसे काम नहीं करेगा, उसके ऊपर और एक हमें काम करना पड़ेगा जो कि यहाँ पर करते हैं। देखिए यहाँ पर एक फंक्शन ऑन क्लिक डालते हैं, हाँ ऑन क्लिक डालते हैं और यहाँ पर करते हैं देखिए इस तरह से, और यहाँ पर एक मेथड कॉल करते हैं हैंडल रिट्राई में भी, और इसके अंदर हमें वेरिएबल्स पास करने हैं। जो वेरिएबल है हमारा, वेरिएबल्स यहाँ पर जो यूज़ कर रहे हैं उसको पास करते हैं और इस मेथड को अभी बनाते हैं। तो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और यहाँ पर करते हैं, देखिए यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट हैंडल रिट्राई और इसके अंदर वेरिएबल्स हमें रिसीव हो रहे हैं
वो बेसिकली हमारी पोस्ट है, राइट, जो भी क्रिएट कर रहे थे जहाँ पर एरर आई थी। और यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, म्यूटेट जो है उसको फिर से कॉल करेंगे और वेरिएबल्स को इसके अंदर पास करेंगे। इसको रीनेम कर सकते हैं, इसको पोस्ट नाम देते हैं, थोड़ा सा रीडेबल हो जाए। देखिए पोस्ट, और इतना ही है, म्यूटेट को बस कॉल करना है। और अगर अभी चलते हैं फिर से, यहाँ पर मैं इसको थ्रॉटलिंग में हटा देता हूँ, एक बार सर्वर को स्टार्ट करते हैं और रिफ़्रेश। देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। सर्वर को एक बार सक्सेसफुल हो रहा है क्या देखते हैं। तो यहाँ पर मैं करता हूँ React.js सबमिट, ये देखिए ऐड हो चुका है। और अगर स्लो करेंगे तो वो फेड वाला इफेक्ट भी दिखेगा आपको। जब भी रियल सर्वर पे कॉल करते हैं तो इतना फास्ट यहाँ पर होता नहीं जो अभी हमारे केस में हो रहा है, क्योंकि ये लोकल जेसन सर्वर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और अभी अगर मैं इसको स्टॉप करता हूँ तो यहाँ पर देखिए जावास्क्रिप्ट और करते हैं सबमिट, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये फिर से उसी तरह से दिख रहा है। और यहाँ पर अगर मैं करता हूँ रिट्राई तो देखिए ये फिर से कॉल करेगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो फेल हो चुका है। फिर से अगर करते हैं तो रिट्राई हम यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर सर्वर में स्टार्ट करता हूँ और फिर से यहाँ पर करता हूँ रिट्राई, तो अभी देखिए ये यहाँ पर स्टोर हो चुका है। ओके, तो ये है बेसिकली ऑप्टिमिस्टिक अपडेट्स। इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसको नहीं बनाना है। इससे आप देख सकते हो कि काफ़ी यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो रिच हो जाता है। और बाय द वे इसके अंदर ऑप्टिमिस्टिक अपडेट्स जो है ना वो दो टाइप के आते हैं। एक तो आपका ये हुआ कि आपने डायरेक्ट यूआई के अंदर ही इसको सेट कर दिया। और अगर डॉक्यूमेंटेशन अगर देखें तो यहाँ पर आते हैं, देखिए ऑप्टिमिस्टिक अपडेट्स इसके अंदर होगा। ये देखिए यहाँ पर हैं, ये देखिए यहाँ पर एक तो यूआई के थ्रू आप कर सकते हो, या फिर दूसरा है कैशे के थ्रू आप कर सकते हो। जो कैश होता है हमारा उसके थ्रू भी आप इसको कर सकते हो। और कैशे के थ्रू बेसिकली हम कभी करते हैं कि अगर आपका जो फॉर्म है वो किसी अलग कंपोनेंट के अंदर है। हमारे केस में अगर आप देखोगे यहाँ पर हमारा फॉर्म और हमारा जो यूज़ म्यूटेशन है वो सेम कंपोनेंट के अंदर है, उसकी वजह से यहाँ पर हमें वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर है तो भी तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कैशे वाला जो ऑप्शन है वो यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आइए और देखिए इनका जो एग्ज़ाम्पल है वो किस तरह से कर रहे हैं। काफ़ी सिंपल है। वो बस क्या करते हैं, जो भी प्रीवियस कैशे है उसको स्टोर करके रखते हैं और उसके बाद अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो फिर से जो क्वेरी डेटा है, मतलब कुछ एरर आती है तो जो प्रीवियस डेटा था उसको फिर से कैशे के अंदर सेट करते हैं, और कुछ नहीं है, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कब यूज़ करना है, देखें देखिए। और बाय द वे ये जो वेरिएबल्स है ना इसको आप गेट भी कर सकते हो अलग। अगर आपके मतलब आपकी जो म्यूटेशन फंक्शन वगैरह है वो अगर अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर है तो ये जो वेरिएबल्स है उसको आप गेट कर सकते हो। और आई बिलीव कि इसके अंदर कहीं पर तो दिया होगा इन्होंने, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर होना चाहिए, ओके यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है। लेकिन आप क्या कर सकते हो ना, जो क्वेरी क्लाइंट है उसकी मदद से भी आप उसको गेट कर सकते हो। जो भी आपके वेरिएबल्स है वो अगर दूसरे कोई कंपोनेंट्स के अंदर है और आपको जो लॉजिक लिखना है वो अगर दूसरे कंपोनेंट के अंदर, अलग कंपोनेंट के अंदर है, तो उस वेरिएबल को भी आप गेट कर सकते हो। मैंने कहीं पर तो देखा था, यहाँ पर नहीं मिल रहा है। आप एक बार देख लेना डॉक्यूमेंटेशन को तो आपको वो समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये था हमारा ऑप्टिमिस्टिक अपडेट्स। और देखते कि इसके अंदर कुछ बचा है। देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर हमने देखी है, हाँ कुछ नहीं इसके अंदर बचा। चलो अब इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट वाली जो क्वेरी है वो किस टाइप की है। अभी जो हमारी नेक्स्ट क्वेरी है वो है डिपेंडेंट क्वेरी। अभी डिपेंडेंट क्वेरी काफ़ी सिंपल है। डिपेंडेंट क्वेरीज़ मतलब बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको एक के बाद एक क्वेरी करनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे पास सबसे पहले हम एक पोस्ट को गेट कर रहे हैं बाय पोस्ट आईडी। आप देख सकते हो फेच पोस्ट बाय आईडी। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद कर रहे हैं फेच कमेंट्स बाय पोस्ट आईडी।
इसका मतलब सबसे पहले पोस्ट को गेट कर रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर यूज़ क्वेरी है हमारे पास, पोस्ट को गेट कर रहे हैं और उसके बाद उस पोस्ट आईडी को लेकर हम क्या कर रहे हैं, जो सारे कमेंट्स है उसको हम फेच कर रहे हैं, राइट। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने जब भी पैरेलल क्वेरीज देखी थी उसके अंदर देखा था कि अगर इस तरह से हम क्वेरीज को लिखते हैं, यूज़ क्वेरी इस तरह से लिखते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाता है कि ये जो क्वेरी है वो सारी पैरेलली रन हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें डिपेंडेंसी है, इसका मतलब कमेंट्स को गेट करने से पहले हमें पोस्ट को गेट करना पड़ेगा, क्योंकि उस पोस्ट के आईडी से ही तो हमें जो हमारे कमेंट्स है उसको गेट करना है। तो यहाँ पर रिएक्ट क्वेरी क्या है, थोड़ी सी स्मार्ट है। वो क्या देखती है, यहाँ पर जो भी हम क्वेरी की अगर भेज रहे कोई डायनामिक, तो वो अगर अनडिफाइन है तो वो क्या करती है, ये जो क्वेरी है सेकेंड क्वेरी, इसको कॉल नहीं करती है जब तक वो जो वैल्यू है वो ट्रूथ ही नहीं हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पोस्ट आईडी जब तक यहाँ पर नहीं है, जब तक नहीं आती है पोस्ट आईडी, तब तक ये वाली जो क्वेरी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, मतलब सर्वर के ऊपर कॉल नहीं होगा। चलो आपको इसको दिखाता हूँ। सबसे पहले ब्राउज़र के अंदर चलते हैं और यहाँ पर करते हैं डिपेंडेंट, और यहाँ पर आप देख सकते हो मैं स्लो करके इसको दिखाता हूँ नेटवर्क को। फास्ट 3G करते हैं और रिफ़्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हो सबसे पहले पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। देखिए नीचे यहाँ पर देखना है। चलो ये काफ़ी स्लो हो गया, थोड़ा सा फास्ट करना चाहिए था। देखो सबसे पहले हमारी ये रिक्वेस्ट हो गई। अगर राइट साइड में अगर आप देखते हो वाटरफॉल, तो देखिए सबसे पहले ये रिक्वेस्ट हो गई, उसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट है वो हो गई, राइट। एक्चुअली वैसे नहीं होना चाहिए था, राइट। हमने पैरेलल क्वेरीज के अंदर देखा था अगर यूज़ क्वेरीज इस तरह से करते हैं तो वो पैरेलली रन हो जाती है। लेकिन रिएक्ट क्वेरी थोड़ी सी स्मार्ट है, वो देखती है कि इसके अंदर जो पैरामीटर यूज़ हो रहा है वो अनडिफाइन है, वो है ही नहीं अभी तक, राइट। तो वो क्या करती है, उसको यहाँ पर इसका जो स्टेटस है वो आई बिलीव कि उसको एक बार चेक करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। यहाँ पर अगर चलते हैं डिपेंडेंट क्वेरीज, और यहाँ पर होगा ये देखिए यहाँ पर, और इसका हाँ इसका स्टेटस पेंडिंग पे होता है। मतलब ये क्वेरी दोनों साथ में ट्रिगर होती है, लेकिन ये अगर वेरिएबल इसका फॉल्स ही है तो ये क्या करेगा, इसको इस क्वेरी को पेंडिंग मोड में डालेगा। अगर यहाँ पर अगर आप चाहो तो यहाँ पर कर सकते हो, आप स्टेटस को गेट कर सकते हो और उसको इस तरह से चेक कर सकते हो कि अगर स्टेटस पेंडिंग अगर है तो कुछ करो, वहाँ पर मैसेज दिखा सकते हो आप नीचे। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कर सकते हो, देखिए कमेंट के लिए दिखाते हैं, यहाँ पर करते हैं, देखो स्टेटस इज़ इक्वल टू पेंडिंग। अगर ऐसा है तो यहाँ पर कुछ दिखा दो, जैसे कि H1 दिखाते हैं। हाँ ये ऑलरेडी H1 है तो इसके अंदर हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं पेंडिंग, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं फिर से इसको रिफ़्रेश करता हूँ, और इससे फास्ट नहीं हो सकता, थोड़ा सा वेट करना होगा। अब देख लेना कि जैसे ही जो हमारा पहला यहाँ पर कुछ दिखेगा, देखिए पेंडिंग पे दिख रहा था ये, हाँ तो ये है, मतलब क्वेरीज हमारी ट्रिगर हो रही है लेकिन पेंडिंग मोड में ये जाता है जब तक ये पोस्ट आईडी जो है उसकी वैल्यू ट्रूथ ही नहीं हो जाती है। जब जैसे ही ये क्वेरी कंप्लीट हो जाती है तो ये पोस्ट के अंदर डेटा आ जाएगा, फिर पोस्ट आईडी जो है यहाँ पर इसको मिल जाएगी, और फिर ये इसको जो रियल कॉल है उसका सर्वर का वो ट्रिगर हो जाएगा, राइट। अभी ये तो ऐसा काम करेगा, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये इम्प्लिसिटली हो रहा है, राइट। रिएक्ट क्वेरी हमारे लिए कर रही है, लेकिन अगर आपका कोड बेस अगर बड़ा है तो ये इस तरह से जो आपका कोड है वो थोड़ा सा कम रीडेबल हो जाता है, क्योंकि इम्प्लिसिट यहाँ पर यूज़ हो रहा है ये सारा जो लॉजिक है इसका। तो एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप इसको एक्सप्लिसिट बनाओ। इसका मतलब अगर आप कोड रीड कर रहे हो तो आपको तुरंत पता होना चाहिए, अच्छा ये डिपेंडेंट क्वेरीज है, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन हमें प्रोवाइड करके देती है रिएक्ट क्वेरी। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर मैं करूँगा, यहाँ पर करते हैं पोस्ट आईडी फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, इस तरह से करते हैं, और यहाँ पर सिंपली करना है आपको पोस्ट और डॉट आईडी, सेम चीज़ जो हमने यहाँ पर की है।
लेकिन इसको अलग एक वेरिएबल के अंदर रखते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन देना है आता है जो कि है enabled, और यहाँ पर देना है post id। और यहाँ पर सिंपली क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको देने हैं 2 ये पाइप्स। इसका मतलब ये आपको बताएगा इसकी वैल्यू ट्रूथ ही है या फॉल्स है। तो यहाँ पर अगर पोस्ट आईडी नहीं है, फॉर एग्जांपल ये कैसे काम करता है, देखिए ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइन हो जाएगा, नहीं रहेगी पहले, राइट। सो अगर हम ऐसे करते हैं फॉल्स, तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, देखिए फॉल्स को निगेट कर रहे पहले, मतलब ट्रू हो जाएगा, और फिर उसको निगेट कर रहे तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगर यहाँ पर ट्रू आता है तो ट्रू को हम यहाँ पर फॉल्स कर रहे हैं, और उसके बाद फॉल्स को फिर से निगेट कर रहे हैं, मतलब ट्रू हो रहा है। तो सेम लॉजिक है यहाँ पर। अगर पोस्ट आईडी अनडिफाइन होगी या फिर फॉल्सी होगी तो एनेबल्ड जो है वो फॉल्स रहेगा, और अगर जैसे ही डेटा आ जाता है तो जो पोस्ट आईडी है वो फॉल्सी नहीं होगी, ट्रूथ ही होगी। इसका मतलब एनेबल्ड के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रू। यहाँ पर हम मतलब यहाँ पर ये पास हो जाएगा। तो ये काम सेम कर रहा है जो यहाँ पर कर रहा था। अगर आप यहाँ पर करते हो फिर से रिफ़्रेश, तो आप देख पाओगे कि काम सेम रहेगा, लेकिन चीज़ें जो है ये थोड़ी सी अभी एक्सप्लिसिट हो चुकी है। और यहाँ पर देख के ही हमें पता चल रहा है, अच्छा ये पोस्ट आईडी के ऊपर डिपेंड करता है, उसके बाद ये एनेबल हो जाता है, राइट। देखिए यहाँ पर हमने मिस कर दिया, वो स्टेटस हमें एक बार देखना है। देखिए ये पेंडिंग यहाँ पर देखा आपने। तो दोस्तों ये है डिपेंडेंट क्वेरीज, और काफ़ी सिंपल है, बस आपको ये एनेबल्ड जो है वो फ्लैग यहाँ पर यूज़ करना है और कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये थी रिएक्ट क्वेरी और उसके कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे एडवांस कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आए हैं, और आज से ही आप आपके एप्लीकेशन के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पर कवर किए हैं उसको यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। और जाने से पहले एक बार फिर से आपको थोड़ी सी याद दिलाता हूँ कि जो RxDB है उसको आप ज़रूर ट्राई करना, और जो गिटहब रेपो है उसको स्टार कर देना RxDB के। और मैं आपका वेट करूँगा डिस्कॉर्ड कम्युनिटी के अंदर। तो मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।